हाय एवरीवन, वेलकम टू द प्रोमनेट एकेडमी। बच्चे, मेरा नाम है ममता और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के 10th चैप्टर को, जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। बच्चे, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि लेंसेज के थ्रू रिफ्रैक्शन होते हैं, जिससे हम कोई भी चीज को देख सकते हैं, उसकी पोजीशन, उसका नेचर क्या है वो देख सकते हैं। तो यही फिनोमिना अब हमें हेल्प करेगा ह्यूमन आई को स्टडी करने के लिए। बच्चे, हमें पता है ह्यूमन आई को हम यूज करते हैं कोई भी चीज को देखने के लिए। तो इसमें भी क्या लगे होते हैं बच्चे? लेंसेज लगे होते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे आईज का फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं ह्यूमन आई की बात कर रही हूँ, तो ये जो ह्यूमन आई है वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है हमारे बॉडी का। अगर मैं बात करूँ, जो ये हमें आसपास कलर्स दिखते हैं, वंडरफुल वर्ल्ड दिखता है, ये थ्रू हमारी आईज ही देख सकते हैं। हाँ, अगर हम आईज बंद कर रहे हैं तो कई एक्सटेंट तक हम स्मेल के थ्रू या फिर टेस्ट के थ्रू या फिर साउंड के थ्रू या फिर टच के थ्रू चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट अगर मेरी आंखें बंद है तो मैं उस चीज का कलर क्या है, क्या उसकी ब्यूटी है, वो नहीं दे सकती। तो हमारी आईज ब्यूटी देखने के लिए, कलर्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी आई एक तरीके की कैमरा है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो एक लाइट सेंसिटिव एक एरिया बना हुआ है जिसे हम कहते हैं रेटिना। ये रेटिना है, इस पे क्या है, हमारी इमेज फॉर्म होती है। बाहर क्या बना हुआ है? ये कॉर्निया बना हुआ है। कॉर्निया से लाइट जो है वो आईज में आती है। जो ये लाइट आ रही है बच्चे, ये क्या करते हैं, फिर लेंसेज हमारे यहाँ पे ये लेंस बना हुआ है, यहाँ से पर्टिकुलर फोकल लेंथ ये एडजस्ट करते हुए हमारी आईज में आते हैं और रेटिना पे पहुंचने के बाद ये इमेज फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं आइरिस। जो आइरिस होता है ये कॉर्निया के पीछे है और ये एक तरीके का डार्क मस्कुलर डायफ्राम है, जो कि प्यूपिल का साइज, प्यूपिल क्या है, हमारी प्यूपिल ये है, लेंसेज है, इनका साइज रेगुलेट करता है। प्यूपिल में कितनी लाइट आएगी उसको ये कंट्रोल करता है बच्चा। अब जो हमारे आई लेंसेज हैं वो क्या करते हैं, इन्वर्टेड रियल इमेज बनाते हैं रेटिना पे। रेटिना क्या है? एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है जिसमें बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं। ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं ये एक्टिवेट होते हैं। ये उसके बाद इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो है उनको जनरेट करते हुए, यही सिग्नल जो है हमारी ब्रेन के पास पहुंचता है थ्रू ऑप्टिक नर्व्स, जहां से हमारा जो ब्रेन है इन सिग्नल्स को लेता है और फाइनली हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, हमें प्रिस्क्राइब करता है कि ऑब्जेक्ट कैसा है। आगे नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ एक्यूमिडेशन। अगर मैं बात करूं, हमारे जो लेंसेज हैं ये फाइब्रस होते हैं, जेली लाइक मटेरियल के होते हैं, इनमें कर्वेचर मतलब इस तरीके से बना होता है ये हमारे लेंसेज आईज में भी। और इनके साइड पे क्या लगी होती है, मुझे सिलेरी मसल्स। अब जो कर्वेचर है हमारे लेंसेज का वो चेंज होता है, जब वो चेंज होता है उससे हमारी फोकल लेंथ भी चेंज होती है। जैसे कि इन्होंने कहा, कहते हैं जैसे हमारी जो ये सिलेरी मसल है जब ये रिलैक्स होती है, रिलैक्स है तो हमारा जो लेंस है वो थिन होगा। अगर वो थिन है तो उस केस में जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती होती है, जिससे हम दूर वाले ऑब्जेक्ट अच्छे से देख पाते हैं। वही जब हमने पास में देखना है चीज को, तो हमारी जो सिलेरी मसल्स है अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो कर्वेचर बड़ा हो जाएगा और जो लेंसेज पहले थिन हुए थे वो थिक हो जाएंगे। थिक होने के कारण जो फोकल लेंथ है वो कम हो जाएगी, जिससे हम जो पास वाली चीजें हैं वो देख पाएंगे। बेसिकली क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखो, जो आपका मिडिल पार्ट है ना इसका, मैं उसको ये कह रही हूँ कि जब मैं दूर दूर कोई चीज देखनी है तो जो ये बीच में ये छूटूशा हो जाएगा। बट यही चीज अगर कोई पास में देखनी है तो इसका ही साइज इंक्रीज होकर ये ऐसे बड़ा हो जाता होता है बच्चे। ये चीज मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब अगर मैं आगे बात करूं, कहते हैं हमारे आई लेंस के पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर ले, इसी को ही हम कहते हैं एकोमोडेशन। बट जो फोकल लेंथ होती है हमारी आईज की वो डिक्रीज नहीं कर सकती एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद। जैसे कि अगर मैं प्रिंटेड पेज है उसको मैं अगर अपनी आंखों के पास रख रही हूँ तो एक पॉइंट आएगा ना जब आपको ब्लरी सा दिखने शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, हमारा एक मिनिमम डिस्टेंस है जहां से हम चीजों को क्लियरली देख सकते हैं, उसको हम मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं, जो कि होता है 25 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही हमारा एक फारदर्स्ट पॉइंट होता है जहां दूर तक हम देख सकते हैं, इसे हम कहते हैं द फार पॉइंट ऑफ आईज। बेसिकली वो होता है इन्फिनाइट, मतलब आप 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनाइट के बीच में कुछ भी प्रॉपरली क्लियरली देख सकते हो बच्चे।
यही चीज यहाँ पे लिखा है। अब कहते हैं समटाइम्स क्या होता है, जो हमारे क्रिस्टलाइन लेंस होते हैं ना कुछ लोगों के, जैसे अगर ओल्ड एज के लोग होते हैं, वो मोस्टली मिल्की या फिर क्लाउडी हो जाते थे। इस चीज को, इस कंडीशन को हम कहते होते हैं कॉन्ट्रैक्ट। और इसके में क्या होता है, जो उनकी आई साइट होती है वो पार्शली या फिर कंप्लीटली वो चली जाती होती है। ये क्या होता है कि कैसे रिकवर कर सकते हैं, प्रॉपर एक सर्जरी होती है जिससे ये क्लाउडीनेस जो है, मिल्कीनेस जो है, वो आई से रिमूव किया जा सकता है। अब टॉपिक है हमारा डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। बेसिकली क्या होता है, कई बार हमारी आईज ग्रेजुअली क्या होती है, अपनी पावर ऑफ अकोमोडेशन को लूज कर देती है। उस कंडीशन में जो पर्सन है उसको चीजें प्रॉपरली नहीं दिखती हैं, कंफर्टेबली वो नहीं देख पाता, हर चीज उसे ब्लरी दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि उस केस में उसको क्या हो चुका है, रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट आ चुका है उसमें। इस कंडीशन में मेनली 3 टाइप्स के ही कॉमन डिफेक्ट्स आते थे। अब तो मायोपिया, मायोपिया में क्या होता है, पास की चीजें दिखती हैं पर दूर की नहीं, मतलब नियर साइटनेस, मतलब पास की चीजें दिखेंगी दूर की नहीं। हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीजें दिखेंगी पास की नहीं। और पाइसोपिया में ना ही पास की चीजें प्रॉपर्ली दिखती है ना दूर की। जो ये डिफेक्ट है, ये पर्टिकुलरली एक, अगर मैं एक सुटेबल स्फेरिकल लेंसेज को यूज करती हूँ तो उससे वो ठीक हो जाता है। तो इनको ही हम एक एक करके अब पढ़ते हैं बच्चे। अब सबसे पहले जब मैं मायोपिया की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब होता है नियर साइटनेस। मतलब इस केस में बंदा पास की चीजें आराम से देख सकता है बट दूर की चीजें नहीं देख सकता प्रॉपरली। इस डिफेक्ट में बेसिकली क्या होता है कि उसको कुछ मीटर तक तो दिख रहा है, उसके बाद नहीं दिख रहा। बेसिकली जो उसकी इमेज रेटिना पे बननी चाहिए थी यहाँ पे, वो रेटिना से पहले बन रही है बच्चे, वो फॉर्म हो रही है इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो इसके कारण क्या होता है, बेसिकली ये क्यों हो पाता है, क्योंकि जो उसका आईज का क्रिवेचर है वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो चुका है, आई बॉल्स बहुत ज्यादा एलोंगेट हो चुकी हैं। और इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, कौन सा लेंस यूज करेंगे बच्चे हम, कनकेव लेंस। और ये इससे क्या होगा कि जो हमारे रेज हैं वो डायरेक्टली कहाँ पे पहुंच जाएंगी बच्चे, रेटिना पे। अब मैम इसको लर्न कैसे करेंगे, बड़ी कंफ्यूजन वाली चीजें हैं। तो बच्चे इसकी थोड़ा सा हम देखते हैं। मैंने कहा मायोपिया, मायोपिया मतलब हमें पास का दिखेगा, नियर साइड दिखेगा, दूर का हमें नहीं दिखेगा। पहला पॉइंट तो हमें क्या है, ये होगा, ये नहीं होगा। फिर इसमें क्या होता है कि इमेज जो होती है, इमेज इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक है। अब इसकी करेक्शन किसके साथ होगी मैम, कनकेव लेंस के कन्वेक्स लेंस, कनकेव। अब इसको लर्न कैसे करें, माय माय के हो जाएगा। इस तरीके से इसको आप लर्न कर सकते हो बच्चे। अब हाइपरमाइट्रोपिया पे इसके ऑपोजिट होगा। इसमें हम दूर की चीजें नहीं देख पा रहे थे, हाइपरमाइट्रोपिया में हम दूर की चीजें देख पाएंगे और पास की चीजें नहीं देख पाएंगे, तभी हम इसे कहते हैं फार साइटनेस। इसमें हम दूर की चीजें तो देख पाएंगे बट नियर बाई चीजों को नहीं देख पाएंगे। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई पर्सन नॉर्मली जैसे 25 सेंटीमीटर से प्रॉपर्ली देख सकता है, उसको वहां से रीडिंग नहीं दिखेगा। अब जिसको हाइपरमेट्रोपी है उसको थोड़ा सा ना दूर कर दो, बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर करोगे तो वो कंफर्टेबली कोई चीज को रीड कर पाएगा। मतलब इस केस में क्या है, उसकी अब जो रेज हैं जो रेटिना पे बननी चाहिए थी वो अब रेटिना से पीछे बन रही हैं बच्चे। तो इसकी अब मेन डिफेक्ट ये इराइज क्यों होता है, पहली बात तो जो फोकल लेंथ है वो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाती है। दूसरी बात क्या है, पहले केस में आई बॉल छोटी हो रही थी, इसके सॉरी पहले केस में आई बॉल जो है वो बड़ी हो रही थी, एलोंगेट हो रही थी, इस केस में वो छोटी हो जाती है। इसको करेक्ट कैसे करेंगे, अगर वो कनकेव के साथ करेक्ट हो रहा था ये, तो कन्वेक्स लेंस के साथ करेक्ट हो जाएगा बच्चे। समझ आई बात। फिर आ गया प्रेसबायोपिया। इस कंडीशन में क्या है, विद एजिंग आपको पावर ऑफ अकोमोडेशन आपका जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इस केस में क्या है, आपको नियर पॉइंट्स जो है वो ग्रेजुअली रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण आप कोई भी चीज कंफर्टेबली और डिस्टिंक्ट वे में नहीं दिखती होती। इस डिफेक्ट को हम कहते हैं प्रेसबायोपिया। बेसिकली ये क्यों होता है, जब जो हमारी सिलेरी मसल्स हैं वो वीकन होनी शुरू हो जाए, जो फ्लेक्सिबिलिटी है हमारी आई लेंसेज की वो कम होनी शुरू हो जाए। बेसिकली इस कंडीशन में जो एक पर्सन है वो मायोपिया और हाइपरमाइट्रोपिया दोनों ही कंडीशन सफर कर रहा होता है। तो ये कैसे ठीक होगा, हम बाय फोकल लेंसेज को यूज करके इसको ठीक कर सकते हैं। बेसिकली आप ऐनक देखोगे, कई जो हमारी ऐनक होती हैं ऐसे,
इनके ना यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे ही बना होता है। बेसिकली इसमें क्या किया होता है, जो ये लोअर पार्ट है ये कनकेव लेंस का बना होता है कि पास की चीजें आराम से दिख जाए, जैसे रीडिंग वगैरह करनी है उसमें, और जो दूर वाला है वो कन्वेक्स लेंस से बना होता है, मतलब इससे हमें दूर की चीजें प्रॉपरली दिख पाएंगी बच्चे। ये इस तरीके से होता है। इसके अलावा अगर ये डिफेक्ट आ जाए, ये कैसे हम ठीक कर सकते हैं, सर्जिकल वे से हम इसको ठीक कर सकते हैं। अब इन्होंने कहा, कहते हैं अगर एक पर्सन की डेथ हो जाए उसके बाद भी वो किसी ब्लाइंड पर्सन को अपनी आईज को डोनेट कर सकता है। आप मानोगे डेवलपिंग कंट्रीज में 35 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो ब्लाइंड हैं, और उनकी ब्लाइंडनेस क्योर हो सकती है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, 4.5 मिलियन पीपल जो है वो क्रॉनिकली ब्लाइंडनेस है, वो क्योर हो सकते हैं कैसे, क्रॉनिकली ट्रांसप्लांट अगर हम कर दें डोनर्स के, तो इससे वो ठीक हो सकते हैं। अब इसमें जो मैं 4.5 मिलियन लोग कह रही हूँ, इसमें 60% तो बच्चे सिर्फ बच्चे हैं जिनकी एज 12 ईयर से कम है। अब अगर मैं बात करूं, क्या आप सभी को अपनी आईज डोनेट कर सकते हो? नहीं, कुछ पर्टिकुलर वे होते हैं, कुछ मेजर्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग ही आप डोनेट कर सकते हो। पहली बात तो आपका स्पेसिफिक एज ग्रुप क्या है, आपकी सेक्स क्या है, इससे बिलोंग करते ही आप आइज अपनी डोनेट कर सकते हो। और दूसरी बात, अगर आप आइज अपनी डोनेट कर रहे हो, सपोज करो आपको स्पेक्स लगी हुई है या फिर आपका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है, स्टिल आप डोनेट कर सकते हो। आपको चाहे डायबिटीज है, चाहे हाइपरटेंशन है, चाहे अस्थमा के पेशेंट हो, अगर आपको कोई भी कम्युनिकेबिलिटी नहीं लगी, उस केस में भी आप डोनेट कर सकते हो। एक कंडीशन है कि अगर किसी के मरने के बाद वो आइस उसकी डोनेट करवाना चाहते हो, तो आपको विद इन 4 और 6 आवर्स में उसकी आइस को रिमूव करवाना पड़ेगा। नियरेस्ट जो आई बैंक है वहां पे उसको प्रॉपरली इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब जब आई बैंक टीम आती है, वो आइस को रिमूव अपने आपके घर पे भी कर सकती है, हॉस्पिटल में वो रिमूव कर सकते हैं। ये सारा प्रोसीजर सिर्फ 10 और 15 मिनट्स का होता है, ये सिंपल प्रोसेस होता है। इसमें कोई भी डिसफिगरमेंट नहीं आती होती। और इसके अलावा कुछ पर्सन होते हैं जिन्हें एड्स है, सपोज करो हेपेटाइटिस बी सी है, या फिर रेबीज है, या फिर लुकीमिया, या फिर टेटनस है, या फिर कॉलरा है, या फिर मैग्नेटिस है, या फिर अपने एक्लिप्स है, ये अपनी आइज को डोनेट नहीं कर सकते हैं बच्चे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे कोई आई बैंक है, वो कलेक्ट कर रहा है, इवेल्युएट करते हैं, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो आइस डोनेट की जाती है, जितनी भी आइस डोनेट की जाती हैं उनको प्रॉपरली इवेल्युएट किया जाता है प्रॉपर मेडिकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। अगर वो मानी जाती है कि वो सुटेबल हैं ट्रांसप्लांट के लिए, तभी उनको आगे दिया जाता है। अदरवाइज अगर वो सुटेबल नहीं होंगी तो वो वैल्यूएबल रिसर्चेस के लिए या फिर मेडिकल एजुकेशन के लिए यूज की जाती हैं। अब अगर मैं बात करूं, अगर कौन दे रहा है या फिर कौन ले रहा है आइस को, वो प्रॉपरली कॉन्फिडेंशियल होता है। अगर मैं बात करूं, अगर एक पेयर ऑफ आई कोई डोनेट कर रहा है, बेसिकली वो किनको हेल्प कर रहा है, वो 4 क्रॉनिकल ब्लाइंड पर्सन को हेल्प करता होता है बच्चे। टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू दी प्रिज्म। बच्चे एक्टिविटी 10.1, इससे ही हम समझेंगे ये कैसे क्या हो रहा है इस कंडीशन में। कि आपने क्या करना है, एक रेक्टेंगल सा बना लेना है, प्रिज्म रख लेना है, उसकी बाउंड्री से बना के एक पेपर पे। उसके बाद क्या करना है, आपने एक साइड से ना इंसिडेंट रे बना देनी है, ठीक है। और उसको पॉइंट्स को आपने प्रॉपर्ली मेंशन कर देना है कि एक पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, पिंस लगा के। और दूसरी साइड से ना आपने प्रिज्म का देखना है, जहां पे भी आपको उनकी इमेज बनेगी वहां पे आपने 2 पिंस लगा देने हैं। उसके बाद क्या करो, जब ये हो गया हमारा, उसके बाद जो है आप प्रिज्म को भी उठा दो, इन पिंस को भी रिमूव कर दो। उसके बाद ये जो है लाइंस को आपने प्रॉपरली बना लेना है। बनाने के बाद अब क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो ये रे आ रही है, इसे हम कहते हैं पीई, जो रे है इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। उसके बाद जो ई एफ रे है इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। और उसके बाद यहां से जो बाहर जाती है उसे हम कहते हैं इमर्जेंट रे। अब बच्चे, जो लाइट की जाने की कैपेसिटी थी वो सीधा थी, यस और नो, ऐसे जीएम ये जीएच प्रॉपर जाना था। बट वो यहाँ से डिफ्रैक्ट होगी, जहां से ये इंटरसेक्ट होंगी, यहाँ पे जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये जितना बड़ा होगा बच्चे, उतनी ही हमारी जो रे है वो डिवर्टेड बनेगी। बच्चे आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब ये क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये कुछ चीजें थी जो आपको इसमें पता होनी चाहिए। अब टॉपिक आ गया है डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय द प्रिज्म। अब बच्चे इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हमने पढ़ा था कि रेनबो वगैरह बनते होते हैं, जैसी सनलाइट पड़ती होती है तो उससे रेनबो वगैरह बढ़ जाते हैं।
तो यही चीज हम अब प्रिज्म में देखेंगे कि कैसे ये फिनोमेना हो रहा है। तो 10.2 एक्टिविटी में इन्होंने क्या कहा है, हम विद डायग्राम समझते हैं। इन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म लिया, यहां से एक व्हाइट लाइट पास करवाई, जैसे ही पास कराई दूसरी साइड से हमारे पास कुछ लाइट्स आई। वो आई किस ऑर्डर में, एक आपको एक ट्रिक बता देते हो, आपने विद योर याद रखना है। मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू लाइट, टिल रेड तक हमारे पास ये लाइट्स आई। अब यहाँ पे अगर आप बात करो, जो ये हमारे पास कलर बैंड्स बनते हैं, इनको ही हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम अगर मैं बात करूं, अगर आप सारे के सारे कलर्स सेपरेटली देख पाओ, नहीं देख पाते बच्चे, एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं, बट कई एक्सटेंट तक हमें थोड़ा थोड़ा सा डिस्टिंग्विश एंगल जो है हमारे कलर्स हैं वो दिख जाते हैं। और यही जो स्प्लिटिंग होती है हमारी लाइट की डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, इसी को ही हम कहते हैं डिस्पर्शन। बेसिकली इसमें अगर आप देखोगे, जो हमारी व्हाइट लाइट है वो डिस्पर्स होती है 7 कलर में। डिफरेंट कलर अलग एंगल से बेंड हो रहे हैं, ये तो पता ही लग रहा है। देखो अगर मैं बात करूं ब्लू वाले की, ब्लू वाले की रे यहाँ से आके ऐसे बेंड हो रही है। वही अगर मैं बात करूं रेड की, रेड यहां से ही आके इसके साथ ही आके वो ऐसे हो रही है। तो एंगल डिफरेंट बन रहे हैं ना दोनों केसेस में, वही चीज की बात यहाँ पे की हुई है बच्चे। अब जैसे कि आपको यहाँ पे प्रॉपरली लिखा भी हुआ है, कहते हैं जो रेड लाइट है वो सबसे लीस्ट बेंड हो रही है। वही अगर मैं बात करूं हमारे वॉयलेट की, वो सबसे ज्यादा बेंड हो रही है। ये देखो, ये सबसे कम बेंड हो रही है, ये सबसे ज्यादा नीचे को झुक रही है बच्चे। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब अगर नेक्स्ट बात करें, हमारे पास जो न्यूटन थे, न्यूटन ने फर्स्ट पर्सन था जिन्होंने ग्लास प्रिज्म के थ्रू ऑब्टेन किए थे ये जो सनलाइट में स्पेक्ट्रम होते हैं। इन्होंने ट्राई किया कि फर्दर हमारे पास अलग अलग कलर आ जाए। इन्होंने एक प्रिज्म इसके बराबर ऐसे ही रख के देखा, इन्होंने देखा कोई भी चेंज नहीं आ रहा। फिर इन्होंने क्या किया, उसको जो दूसरा प्रिज्म लिया उसको इन्वर्टेड करके देखा। जब इन्वर्टेड करके देखा, जब यहाँ से व्हाइट लाइट गई तो बाहर जो निकली वो भी व्हाइट लाइट ही निकली। तो इनकी ऑब्जर्वेशन से इन्होंने ये बताया कि हमारे सन के पास सिर्फ 7 लाइट होती है, और वही 7 लाइट सनलाइट को बनाती हैं बच्चे। मतलब कि जितनी भी लाइंस हमारे स्पेक्ट्रम में बनती हैं व्हाइट लाइट के थ्रू, वो सेम एज इट इज सनलाइट के जैसे ही होती है। जैसे अगर रेनबो की बात करें, वो भी एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो स्काई में बनता होता है। ये इसमें भी डिस्पर्शन होती है जो हमारी सनलाइट के थ्रू होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स। हमें पता है हमारी स्काई में बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स है। यहाँ से अगर सन की रेज आएंगी बच्चे, वो आगे डिस्पर्स होके कलर स्प्रेड करती है, जिससे क्या बनता है बच्चे, रेनबो बनता होता है। समझ आई बात? कभी कभी हम कहते थे ना धूप निकली हुई थी और साथ में अभी थोड़ी सी बारिश हो रही थी तो रेनबो दिखा, वो स्पेक्ट्रम तभी बन पाता है बच्चा। हाँ जी बच्ची, नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है कि जहां पे कोई चीज है हमें वहां पे ना दिखने की जगह वो थोड़ी सी वीवर या फिर फ्लिकर होते हुए हमें उसकी पोजीशनिंग अप्रोप्रिएट नहीं दिखती। बेसिकली ये क्यों होते हैं, ये हॉट एयर में जो टर्बुलेंस आती है उसके कारण होती है। बेसिकली अगर सपोज करो यहाँ पे आप फायर लगा दो, फायर के ऊपर वाली जो एयर होती है बच्चे वो गर्म होगी कंपैरेटिवली उसकी साइड वाली एयर, तो इसकी जो डेंसिटी होती है वो कंपैरेटिवली कम होगी जो कोल्डर एयर होती है उससे। तो बच्चे इसी के साथ जो ऊपर वाली हॉट एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरेटिवली क्या होता है बच्चे, कम होता है। अगर ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो कोई भी हमारे यहाँ पे चीजें होंगी वो उनका रिफ्रैक्टिव मीडियम जो है वो स्टेशनरी नहीं रह पाता, जिसके कारण हमें एपरेंट पोजीशन दिखती है ऑब्जेक्ट की थ्रू हॉट एयर। समझ आई बच्चे बात? इसी डिफेक्ट के कारण ये स्मॉल स्केल में भी हो सकता है, ये लार्ज स्केल में। लार्ज स्केल में जैसे अब मैंने अभी आपको बताया जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, जैसे इन्होंने फर्स्ट पैर में समझाया भी है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कैसे होती है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसमें क्या है कि जो स्टार की लाइट है वो एटमॉस्फेरिक हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है, उसकी मल्टीपल रिफ्रैक्शंस होती रहती हैं जब तक वो अर्थ तक पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि बच्चे हमारी अर्थ की बहुत सारी लेयर्स है, तो बाहर बार 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 रिफ्रैक्ट हो के फिर हमारे तक पहुंचना होता है बच्चे उसमें। तो इसके कारण इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्रेजुअली चेंज होना शुरू हो जाता होता है, जिसके कारण जो है कि हमारी एटमॉस्फेयर में जो स्टार की लाइट्स है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होने लग जाती हैं। अगर वो नॉर्मल की तरफ बेंड होने लग जाएंगी तो जहां पे उनकी पोजीशन है हमें वहां से दिखने की जगह उनकी एपरेट पोजीशन दिखने लग जाती है। मतलब कि जहां पे स्टार की पोजीशन होनी चाहिए हमें उससे थोड़ा सा ऊपर, मतलब स्लाइटली हायर पोजीशन में वो
दिखता होता है अगर हम दूर से देख रहे हैं। अगर मैं फर्दर इनकी बात करूं, जो इनकी अपरेंट पोजीशन होती है वो भी स्टेशनरी नहीं होती, वो भी लगातार चेंज होती होती है। तो इससे हम ये कह सकते हैं जो हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर है वो स्टेशनरी नहीं प्रोवाइड करता, जिसके कारण हमें बार बार स्टार्स की जो पोजीशन है वो फ्लक्चुएट होती दिखती होती है। अगर मैं यही, क्या होता है कि हमें कई बार तो स्टार जो है वो बड़े ज्यादा ब्राइटर दिखते हैं, कभी 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 हमें बिल्कुल ही फेंट से दिखते होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हमें पता है कि स्टार्स बहुत दूर है हमसे, ये चीज तो हमें पता है। तो उन वो हम कह सकते हैं कि पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। तो जब ये लाइट जो है पाथ फॉलो कर रही होंगी, ये स्टार से वेरिएबल डिस्टेंस तक पहुंच रही होंगी, तो अपरेंट पोजीशन बना रही होगी, बार बार फ्लक्चुएट हो रही होगी। जब ये फ्लक्चुएशन होती है तो ये जब हमारी आईज में पहुंचते हैं वहां पे फ्लिकरिंग होती है, तो इसके कारण ही कभी हमें स्टार्स ब्राइटर दिखते हैं और कभी कभी हमें फेंटेड दिखते होते हैं, तभी हम इसे कहते हैं ट्विंकलिंग इफेक्ट। अब बच्चे यही चीज हम प्लैनेट्स में क्यों नहीं देख पाते, फिर वो क्यों नहीं ट्विंकल करते। अगर हम बात करें प्लैनेट्स की, वो अर्थ के ज्यादा पास है कंपैरेटिव टू स्टार्स। और दूसरी बात क्या है, प्लैनेट्स में बहुत सारे पॉइंट सोर्सेस लग रहे होते हैं बच्चे। जब बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज लग रहे होंगे ऑफ लाइट, तो वो सारी लाइट्स जब आती हैं उनका एवरेज जो बनता है वो जीरो बनता है, जिसके कारण जो ट्विंकलिंग इफेक्ट है वो नलिफाई हो जाता है। इसके अलावा अब नेक्स्ट टॉपिक है एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। कहते हैं जो सन है आपको पता है हमें 2 मिनट पहले ही दिखना शुरू हो जाता है उसके एक्चुअल सनराइज से, और 2 मिनट ज्यादा वो रहता है उसके सनसेट से बाद भी। बेसिकली ये भी क्यों होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। बेसिकली क्या होता है, जो सनराइज हो रहा होता है तो उस वो क्या करते हैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन जो है उसको एक्चुअली वो क्रॉस कर रहा होता है, मींस हमें ये लगता होता है कि वो एक्चुअली क्रॉस कर चुका है, जिसके कारण हमें उनकी एप्रिल पोजीशन दिखती होती है। टाइम डिफरेंस जो एक्चुअल सनसेट और अप्रैल सनसेट में होता है ये भी 2 मिनट्स का ही होता है। इसमें भी हमें यही फील होता है कि जो अप्रैल फ्लैटन हो रही है हमारे एटमोसफेयर की डिस्क की, ये भी सेम फिनोमेना से हो रही है बच्चा। या स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कहते हैं अगर मैं इंटरप्ले करूं लाइट्स को विद ऑब्जेक्ट्स जितने भी हमारे आसपास हैं, तो उस कंडीशन में स्कैटर होते हैं लाइट की। बेसिकली अगर मैं ब्लू कलर अगर स्काई का देख रही हूँ या फिर वाटर्स का कलर देख रही हूँ या फिर किसी चीज का भी कलर देख रही हूँ, वो सब चीजें कैसे हो पाती है, क्योंकि जो हमारी लाइट है वो स्कैटर हो पाती है थ्रू कोलाइडल पार्टिकल्स। अगर बच्चे अगर ट्रू सोल्यूशन होगा, क्लियर सोल्यूशन में अगर हमारी लाइट आ रही होगी उस कंडीशन में आपको कभी भी कोई चीज नहीं दिखेगी। अगर आपने कोई चीज देखनी है तो आपको हमेशा कोलाइडल सोल्यूशन ही चाहिए, जिससे जो है आपको प्रॉपर लाइट दिखेगी, कोई चीज विजुअल हो पाएगी। और इस कंडीशन में भी जो पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल सोल्यूशन के जो पार्टिकल है उससे बड़ा साइज हो हमारे पार्टिकल्स का, तभी हमें चीजें विजुअलाइज होती हैं। इसी कारण इन्होंने यहाँ पे दो इफेक्ट हमें इफेक्ट। टाइडल इफेक्ट में हमें क्या कहते हैं, हमारी जो अर्थ के एटमॉस्फेयर है बहुत सारे पार्टिकल के मिक्सचर से बनी हुई है। इसमें स्मोक भी है, वाटर ड्रॉपलेट्स भी हैं, पार्टिकल्स भी हैं, डस्ट भी है, एयर भी है। तो इन सभी से जो लाइट है वो स्ट्राइक होती है, जिससे हमें एक प्रॉपर पाथ विजुअलाइज हो सकता है। बेसिकली यही फिनोमेना जिससे हम कहते हैं कि हमारी लाइट जो है स्कैटर होती है थ्रू कोलाइडल पार्टिकल्स, इसी इफेक्ट को हम कहते हैं टाइडल इफेक्ट। अब बेसिकली इसमें इन्होंने क्या कहा, कहते कहते जब एक बीम ऑफ लाइट सनलाइट एक स्मोक फिल्ड रूम से आती है, एक छोटे से होल से, अगर सपोज करो आपका कमरा है, कमरे में एक छोटा सा होल है, वहां से अगर एकदम से धूप की रोशनी आती है तो आपको इसमें पार्टिकल्स मूव करते दिखते हैं, यस और नो। वही चीज बच्चे यहाँ पे आपको कही गई है। कहते हैं कि अगर यही आप फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में भी देखो बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट में पेड़ों के बीच में से हल्की सी रेस दिखती है ना, वो भी क्यों हो पा रही है, क्योंकि छोटे छोटे से वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो लाइट्स को स्कैटर कर रहे हैं। इसके अलावा क्या है वहां पे, क्या है पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे जो मूवमेंट शो करने में हेल्प कर रहे हैं। आगे चीज जो आपने याद रखनी है वो ये है कि कलर जो है स्कैटर लाइट का डिपेंड किस पे करता है, कि जो पार्टिकल स्कैटर करवा रहा है उसका साइज क्या है बच्चे। मतलब कि अगर साइज छोटा होगा तो वो ब्लू कलर को इमिट करेंगे, अगर पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तो वो बड़ी वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करते हैं। अब अगर साइज बहुत ही बड़ा होगा, इतना लार्ज इनफ हो जाए
कि वो उसमें से लाइट प्रॉपरली जा सकती है, तो दोबारा से आपको व्हाइट लाइट भी अपीयर हो सकती है। अब हमें स्काई ब्लू क्यों दिखता है बच्चे? हमें पता है हमारे स्काई में बड़े फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जो इनका साइज होता है ना वो वेवलेंथ, जो हमारी विजुअल लाइट है उससे कम होता है, तभी हमारे जो लाइट है वो हमें ब्लू दिखती है। हमने ऊपर भी किया, जितना छोटा पार्टिकल होगा तो उतना ही हमें ब्लू लाइट ज्यादा दिखेगी, तो वही रीजन है कि वेवलेंथ जो है इसकी शॉर्ट होती है। शॉर्ट होने के कारण क्या है कि हमें प्रॉपरली जो हमारा स्काई है वो ब्लू दिखता है। वही अगर मैं बात करूं रेड एंड की, रेड, जो रेड कलर होता है वो लॉन्गर वेवलेंथ का होता है। तो अगर मैं वेवलेंथ रेड कलर की बात कर रही हूँ, वो 1.8 टाइम्स ज्यादा होती है ब्लू लाइट के कंपैरेटिवली। जब सनलाइट हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं, जो फाइन पार्टिकल ये बच्चे ये स्कैटर हो जाते हैं, ये ब्लू कलर को दे देते हैं, ज्यादा स्ट्रांगली दे पाते हैं रेड के कारण, जिसके कारण हमें जो एयर है, हमारा जो आसमान है वो ब्लू कलर का दिखता है। अब कहते हैं अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो कोई भी स्कैटरिंग नहीं होगी, अगर कोई भी स्कैटरिंग नहीं होगी तो आपको स्काई कैसा दिखने लग जाएगा बच्चे? डार्क दिखने लगेगा। यही कहते कहते अब इसमें यही लिखा हुआ है, कहते हैं अगर एक पर्सन फ्लाई कर रहा है बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड में, उस कंडीशन में जो बच्चे ये स्कैटरिंग होते हैं वो प्रोमिनेंटली नहीं होती। इसके अलावा कहते हैं आपने देखा होगा कितने भी डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो मोस्टली रेड कलर में होते हैं। रेड कलर में क्यों होते हैं? क्योंकि ये स्कैटर कम होता है। अगर ये स्कैटर कम होता है तो ये दूर से भी हमें विजुअलाइज हो सकता है बच्चे। That's all for today. Thank you so much for staying here till now. I hope so आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. We will connect tomorrow for another chapter. Thank you.